स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम आपको एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 1 इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ और कुल मॉडल पेपर आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर 25 ठो आपके एग्ज़ाम के पहले। इसलिए आपको और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी यहाँ से स्ट्रॉन्ग करें। जो भी क्वेश्चन मैं मॉडल पेपर का आपको कराऊंगा, आप उसमें सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बाद में कमेंट में बताएं कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे। इससे एक आइडिया लगेगा कि आप अपने परीक्षा के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो चलिए अब क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित रहती है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट में तो पहली बात तो नाइट्रोजन रहती ही नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन है, अमोनियम क्लोराइड में है और यूरिया में है। तो आपको देखिए किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, उस तत्व का जो है परमाणु भार ऊपर लिख दीजिए और बटा जिस यौगिक में है, जिस यौगिक में वो लिया जा रहा है उसका भार नीचे लिख दीजिए और गुणा 100 से कर दीजिए, मिल जाएगा। अगर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो यूरिया का आपका सबसे ज़्यादा मतलब कि नाइट्रोजन यूरिया में सबसे ज़्यादा आपको इन दिए गए यौगिकों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज यूरिया में होगी। नंबर नेक्स्ट, पीतल में होता है। तो पीतल में क्या होता है? पीतल में आपका तांबा और जिंक होता है। यहाँ जस्ता बोला है तो हम इस पर टिक कर लेंगे। दूध कोलाइडी तंत्र है, कैसा? निलंबन। तो निलंबन तो पहली बात कोलाइडी होता ही नहीं, यदि आप पढ़ें तो आपको पता होगा। साल, जैल, पायस कोलाइडी होते हैं। तो दूध एक पायस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूध क्या है? एक पायस। शायद इसे इंग्लिश में इमल्सन भी बोलते हैं। नंबर नेक्स्ट, चींटियों में पाया जाता है। तो चींटियों में देखिए आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और अगर नींबू में पूछेगा सिट्रिक अम्ल, आपका इमलिन पूछेगा टाइटेरिक अम्ल। तो इस तरह से कुछ अम्लों के सोर्स आप याद कर लीजिए। नंबर नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो टिंडल प्रभाव की यदि बात करें तो कोलाइडी विलयन जो है टिंडल प्रभाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोलाइडी विलयन जो है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा और ये कोलाइडी विलयन का एक प्रमुख गुण भी होता है टिंडल प्रभाव। आप सबने क्लास 12th की केमिस्ट्री में से पढ़ा ज़रूर होगा। नंबर नेक्स्ट, नीला थोथा है। ठीक है, तो ये आपका कॉपर सल्फेट जो है इसे नीला थोथा बोला जाता है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है ठीक है, तो 7वां प्रश्न हमारे सामने आ गया है। किसी गैस का वाष्प घनत्व 11.2 है। 11.2 ग्राम गैस का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? तो एक बात ध्यान दीजिए, आयतन ज्ञात करने के लिए पहले आप उस गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो देखिए वाष्प घनत्व 11.2 है, तो अगर वाष्प घनत्व 11.2 है तो अणुभार कितना होगा? इसी में 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये 22.4 आ जाएगा। तो अब 22.4 इसका अणुभार हो गया और अणुभार के बराबर ही एनटीपी पर किसी गैस का आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। तो 22.4 मतलब कि अणुभार वाले गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होगा। तो यहाँ पर पूछा कितने में? 11.2 ग्राम का। तो आप 11.2 अणुभार वाले मतलब 1 ग्राम वाले ग्राम में अगर आप निकालेंगे तो इसका उसका मतलब 22.4 का आधा कर दिया जाएगा लीटर में। तो 11.2 कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, आपका 92 यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो रहा है 82 लेड 206 में। नाभ की विखंडन में कितने अल्फा कण तथा कितने बीटा कण उत्सर्जित होंगे? तो मैं इसका तरीका बता दे रहा हूं और इसका आंसर बता दे रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पर जो अल्फा कण की संख्या कैलकुलेट की जाती है वो देखिए अल्फा कण जब 1 खो निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। और बीटा कण निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या में कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता, परमाणु क्रमांक 1 खो बढ़ जाता है। इस कॉन्सेप्ट से जब आप ये सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न का जो सही जवाब निकल कर आएगा, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो निकल कर आएगा वो आपका 8 अल्फा और 6 बीटा। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसे। तो नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात अगर हम करें कि निम्नलिखित में से कौन जलीय विलयन में प्रबलतम अम्ल है?
तो यहाँ पर आपको अम्ल प्रबलतम अम्ल के बारे में बताना है, तो HI। देखिए ऊपर से नीचे चलने पर अम्लों की प्रबलता जो है आवर्त सारणी बढ़ती है। तो सबसे ऊपर हाइड्रोजन में फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसलिए जलीय विलयन में सबसे ज़्यादा प्रबलतम अम्ल जो है आपका HI होगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये एक लवण दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है किसका जलीय विलयन मतलब कि अम्लीय होगा। जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना होगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना होगा उसी का विलयन जो है अम्लीय होगा। तो यहाँ NH4Cl आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्षारीय है। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्षारिकता का गुण आपको देखना है, तो आपको क्षारीय मतलब जो पहला समूह का तत्व होते मतलब तत्व है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होते हैं आवर्त सारणी में। तो उसमें आपका लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। तो यहाँ मैग्नीशियम, कैल्शियम निकल दिया है, तो पोटेशियम ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए आपका पोटेशियम सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्न एल्कीन में से कौन सबसे अधिक स्थायी एल्कीन है। तो ये आपका पहला वाला एल्कीन है जिसमें लिखा है CH3 का होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड, फिर CH3 का होल ट्वाइस। ये आपका सबसे मतलब ज़्यादा अधिक स्थायी होगा क्योंकि इसमें प्रतिस्थापियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा +6। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अपक्रिया देगा। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब यहाँ पर है C6H5। ठीक है, CHO यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आयनन ऊर्जा के बढ़ने का क्रम है। आयनन ऊर्जा के बढ़ने का क्रम क्या होगा इसमें। तो बोरान, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। एक्चुअल में आयनन ऊर्जा जब बढ़ता है बाएं से दाएं के क्रम में, तो इसमें जो ये आपका सारे सेकेंड आवर्त के मतलब एलिमेंट है, तो इसमें थोड़ी सी अनियमितता देखने को मिलती है, इसलिए बेरिलियम पहले नहीं है बल्कि दूसरे स्थान पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए आयनन ऊर्जा का बढ़ने का क्रम जो है पहले बोरान, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन आपका होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, TNT याद तो आया ही होगा कुछ, TNT शब्द सुनते ही। TNT मतलब कि आपका क्या होता है, TNT 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉलुईन। ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉलुईन मतलब बेंजीन में जो मतलब कि आपका फिनाल होता है, सॉरी जो टॉलुईन होती है CH3, उसके मतलब कि आर्थो फिर पैरा फिर सेकेंड आर्थो मतलब कि वहाँ पर आपका नाइट्रो समूह जुड़ता है। तो कुल मिला के 2,4,6 टाइनाइट्रोटॉलुईन जो है आपका यही होता है TNT। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है जो निम्न में से कौन सा अयस्क बॉक्साइट कहलाता है। तो बॉक्साइट अयस्क का सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए, Al2O3 × 2H2O। Na3AlF6 का नाम है क्रायोलाइट और Al2O3 का नाम है एल्यूमिना। KAlSi3O3 का नाम मुझे इस समय मालूम नहीं है। नंबर नेक्स्ट है क्यूप्रिक लवणों के जलीय विलयन होते हैं। तो क्यूप्रिक लवणों के जलीय विलयन जो है नीले होते हैं। आपका नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकिंग गैस निम्न का मिश्रण होती है। तो कुकिंग गैस जो है LPG गैस होती है और ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। LPG में भी अगर पूछेगा तो यही जवाब टिक करना है। डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसका, मैग्नीशियम का अयस्क है। तो अयस्कों से रिलेटेड आप तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए तैयार किए थे वो यहाँ भी आप तैयार रखिए, क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है टांका किसका संगठक है। मतलब टांका जो आपका मिश्र धातु जिसे हम एलॉय अंग्रेजी में कहते हैं वो किसका संगठक है, टिन और लेड का। नंबर नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस किसे कहा जाता है। तो CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो CSO4 × 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है और यही ट्वाइस लग जाएगा CSO4 में। तो ये ऊपर वाला जो ऑप्शन ए है ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। नंबर नेक्स्ट आपका अवोगाद्रो संख्या कैपिटल N का मान होता है।
तो सब में 10 की घात जो है समान है, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो फ़र्क डाल रही हैं। जैसे देखा जाए 6.23 तीन ऑप्शन में है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 6.03 है, 023 है, जो कि सही ऑप्शन आपका होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, परमाणु क्रमांक 36 वाले तत्व का विन्यास होगा। तो देखिए इसका विन्यास करने से पहले हम ऐसे ही क्लिक कर जाते हैं, क्योंकि देखिए ये जो 36 है ये एक नोबल गैस है। नोबल गैस के मतलब कि पी कोश उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 2p6 है। ऐसे सेम सी ऑप्शन में दिया है, लेकिन यहाँ 2s2 लिख दिया है, ये चीज़ रॉन्ग है। तो 4s2 और 4p6 आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर यहाँ पर इसके आवर्त और इसके समूह की बात किया जाए, मतलब परमाणु क्रमांक 36 की, तो जो लास्ट कोष में आपका 4 दिख रहा है तो चौथा आवर्त रिप्रेजेंट करेगा। और वाह्यतम कोष में जो मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर होती है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी मतलब कि क्या कहते हैं समूह को। तो 6, 2, 8 अक्रिय गैस है, जो कि 18वें समूह या 0 समूह में रखे गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे आगे प्रश्नों की तरफ। इसका ऑप्शन नंबर कुल मिलाकर कौन सा सही था? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही था। नंबर नेक्स्ट आपका, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार 24, अणुभार 72 है, तब क्षारकता होगी। तो आपको क्षारकता यहाँ पर देना है, बताना है। तो अणुभार बटा तुल्यांकी भार जो है क्षारकता को रिप्रेजेंट करती है, तो भाग देने पर उत्तर आएगा आपका 3, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, किसी तत्व यम के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, तत्व का परमाणु क्रमांक 36, यम का तुल्यांकी भार आप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मतलब कि परमाणु भार जो तत्व का है वो 36 दिया गया है, तो इसका तुल्यांकी भार तो आप देखिए परमाणु भार यहाँ पर यम की जगह रख दीजिए 36, और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 16 48, फिर आप भाग देंगे। तो मतलब सॉरी, यहाँ पर आपको क्या पूछा क्या है, तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला हो जाएगा अणुभार बटा क्षारकता या फिर संयोजकता आप लिख देंगे। तो यहाँ पर जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न में हम थोड़ा सा गलत मतलब कि क्या कर रहे हैं, फार्मूला लगा रहे थे। सिंपल फार्मूला होता है, परमाणु भार में यदि हम मतलब कि संयोजकता से भाग दे दें तो हमें सिंपल मिल जाता है तुल्यांकी भार। तो 36 में यम का देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, तो ये 3 इसका पर संयोजकता होगा, और 36 में 3 का भाग देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट, Fe2SO4 का होल थ्राइस में Fe की संयोजकता। तो जो यहाँ पर अंक लिखा होता है होल थ्राइस के बगल में 3 जो है ये इसकी संयोजकता को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। प्रतिस्थापन अपक्रिया मुख्य लक्षण मुख्य गुण होता है एल्काइन का, एल्कीन का, पैराफिन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। एल्काइन और एल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, तो ये इनका जो गुण होगा मुख्य रूप से योगात्मक अपक्रिया का होगा। पैराफिन हम एल्केन को कहते हैं और उसकी सारी संयोजकता संतुष्ट होती है, मतलब 4 बैलेंसी होती है प्रत्येक कार्बन की, तो इसलिए वहाँ पर जोड़ने जैसा कुछ नहीं होता, वहाँ निकाल कर ही अपक्रिया कराई जाएगी। इसलिए पैराफिन जो होते हैं वो प्रतिस्थापन अपक्रिया मुख्य रूप से देते हैं। नंबर नेक्स्ट आपका है, 1 मोल जल में कितने अणु होते हैं? तो ये प्रश्न हमको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब जो है ये क्यों है, कैसा है, मैं इस समय इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कारण है कि 1 मोल जल अगर पूछेगा तो जल के अणु पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये क्लियर ही नहीं है। जो इसमें आपका ऑप्शन दिया है मैंने आपको बता दिया गया, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो यहाँ पर जो 121 दिख रहा है, इससे मतलब नहीं है, आपको प्रश्न से मतलब है। पेट्रोल का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा, प्रभाजी आसवन द्वारा। देखिए इस तरह से मतलब कि यहाँ पर एक जो क्या कहते हैं बना देते हैं, और ये ऐसे कई कॉलम बना देते हैं, तो इसी को प्रभाज कहते हैं। और यहाँ पर आसवन विधि से हम पेट्रोल को शोधित करते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा प्रभाज बनने के कारण प्रभाजी आसवन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा।
2a प्लस बी इज इक्वल टू 2ab इस अपक्रिया का साम्य स्थिरांक व्यंजक होगा। तो हमारे पास इसी के कई इक्वेशन दिए गए हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। करना क्या होता है, आपके प्रोडक्ट के जो गुणांक है इसकी पावर लगा देनी पड़ती है, फिर यहाँ एक के 2 मोल हैं तो इसकी पावर 2 लगा देंगे, फिर आपका एक्टिव मास आप बी लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है 3-chloro-2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन का सूत्र है। मतलब कार्बन की स्ट्रेट चेन में क्लोरीन तीसरे पोजीशन पर आना चाहिए और उसके बाद मेथिल जो है 2 बार दूसरे कार्बन से जुड़नी चाहिए। यदि हम ऑप्शन नंबर डी को गौर से देखेंगे तो देखिए ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ 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 3 मेथिल है, तो एक मेथिल कार्बन की श्रृंखला में आ जाएगी, तो 1 2, अब 2 पर 2 मतलब 2 बार मेथिल हो जाएगा। उसका तीसरे कार्बन पे आपको क्लोरीन दिख रही है, इसलिए आपका सही जवाब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मोहर लवण FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O है, तो यह एक द्विक लवण है। कैसे पता कि यह एक द्विक लवण है, ध्यान से देखिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि FeSO4 खुद एक लवण होता है और NH4 का होल ट्वाइस SO4 भी एक लवण होता है, इसलिए इसमें 2 लवण यहाँ पर हैं, इसलिए ये आपका द्विक लवण है। ठीक है, सरल लवण और संकर लवण ये हो ही नहीं सकता। संकर लवण जो हैं वो जटिल होते हैं और सरल लवण में जो हैं इस तरह 2 सरल लवण मिलकर ही तो जटिल द्विक लवण बनाते हैं, तो इसलिए ये आपका सरल तो हो ही नहीं सकता। कुल मिलाकर आपका सही जवाब जो इसमें होगा वो आपका द्विक लवण होगा। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है वो आपका पैलेडियम है। ठीक है, देखिए जिसमें बाह्य कोश में डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं या फिर भरे होते हैं वो आपके संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी टिन और स्कैंडियम और मरकरी का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उनके डी कक्षक जो हैं अपूर्ण हैं, इसलिए वो आपके संक्रमण तत्व होते हैं, और ये पैलेडियम यहाँ पर संक्रमण तत्व नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पैलेडियम आपका संक्रमण तत्व नहीं है। और पैलेडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक बहुत बड़ा अपवाद भी है, आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, C3H7OH का IUPAC नाम। 3 कार्बन होगा तो आप प्रोपेन जोड़ेंगे और OH के कारण आप ऑल जोड़ेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोपेनॉल सही हो जाएगा। MgSO4 प्लस Cu, तीर का निशान CuSO4 प्लस Mg। आपने देखा क्या Mg का स्थान किसने लिया है, Cu ने लिया है, और ऐसा जब भी हुआ है तो इसे हम प्रतिस्थापन नाम देते हैं। तो यह अपक्रिया किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रतिस्थापन अपक्रिया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबर विधि में मतलब अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि में प्रयोग मतलब जो विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है वो आपका क्या होता है, तो आयरन होता है और साथ ही साथ मोलिब्डेनम वर्धक के रूप में यहाँ पर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एल्कीन का सूत्र CnH2n-2 ऑप्शन नंबर डी जो है एल्कीन का सूत्र होता है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये एल्काइन का है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये एल्केन का है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा किसका है, आपको समझ में आएगा तो आप बता दीजिएगा। खैर ये मुझे क्लियर ही नहीं है, +1 होता तो एल्किल का हो जाता। ठीक है, एल्किल्स ग्रुप का। ठीक है, लास्ट प्रश्न ऑफ द वीडियो, पोटास एलम या फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। बचपन से लोग हमसे पूछते आए हैं, आपसे भी पूछते रहे होंगे। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये पोटासियम या फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। आई होप कि आपको इस सफ़र में काफ़ी मज़ा आया। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।